5 साल से 2018 ऑनवर्ड्स मैंने 5 साल पहले HWH क्लब मैंने ज्वाइन किया। HWH क्रिएटिंग हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी फैमिलीज। ये क्लब में ज्वाइन करने के बाद में जो 5 साल का मेरा जो अनुभव रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को मैं इस मीटिंग के द्वारा मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे जो बेनिफिट्स मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डियर एंड नियर वंस है उन तक वो बेनिफिट्स पहुँचे। और आज के हमारे जो स्पीकर है मिस्टर अभिजीत पोद्दार, इज फ्रॉम कराड़। नो, वो अभिजीत कराड़ सर ये HWH क्लब के फाउंडर हैं और पिछले 10-12 साल से उन्होंने ये जो क्लब है ये 1000+ फैमिली का अभी एक क्लब बन चुका है। और पिछले 5 साल में मैं पूरे 1000 फैमिलीज को तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन एटलीस्ट एक 100 फैमिलीज ऐसे हैं मैंने देखा है, उनको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है। पिछले जैसे लॉकडाउन आया था, हम घर में बैठ के हम जूम मीटिंग्स अटेंड करते थे, उसके बाद में अभी ऑफलाइन मीटिंग्स चालू था, ऑफलाइन मीटिंग्स मैंने अटेंड करना शुरू किया तो कुछ फैमिलीज को मिलना शुरू किया। तो मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो 100 फैमिलीज हैं उनके जो लाइफ में जो इम्पैक्ट आया, जो पॉजिटिव चेंजेस आया, दैट वाज ट्रिमेंडस। और इंक्लूडिंग मी, ये जो इनका जो सक्सेस देखे मुझे अभिजीत सर जो कर रहे हैं, ये जो एक नोबल कॉज के लिए सर ने जो एक इनिशिएटिव मोमेंटम स्टार्ट किया, उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने का ये एक कोशिश है। जब अभिजीत सर का एक मेन लेसन हमने जो मुझे जो सीखने को मिला इनसे पिछले 5 साल में, सर का ये कहना है कि हमारा जो कनेक्टिविटी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड है। पास्ट में हमने जो किया, हमारा जो काम था, हमने जो एक्टिविटीज किया, उसका जो रिजल्ट हमें आज मिलता है, और आज हम जो कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट कब मिलता है। ये जनरल सेइंग है कि 4 दिन का जिंदगी है, एक कॉमन मैन सेइंग है, 4 दिन का जिंदगी है, कल किसने देखा है, जैसा जीना जी लो। लेकिन अगर आप सीरियसली थिंक करें, अगर इस तीनों चीज को, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को अगर कनेक्ट करके अगर आगे बढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड एन इंस्पिरेशन टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को हम एस्टैब्लिश करें इन मेनी वेज, फाइनेंशियली, हेल्थ, जो भी है, सोशली आप अपने आप को एस्टैब्लिश करो, और उससे उस चीज को जो आपने अचीव किए हैं, इस तीनों चीज को कनेक्ट करके उसको आप औरों तक पहुंचाने का कोशिश करो। गिव इट बैक टू नेचर, गिव इट बैक टू द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से हमें जो मिला है उनको आप रिटर्न करना शुरू करो, नेचर से हमें जो मिला है नेचर को रिटर्न करना शुरू करो। मेनी वेज टू गिव इट बैक इन लाइफ। सच्चा जो लाइफ होता है, जो सही मायना है जो लाइफ का असली जो मजा जो बोलते हैं तभी आता है जब when you are established and you are just sharing others your success to others, और दूसरों को आप इंस्पायर कर रहे हो, कि आप मोटिवेट कर रहे हो कि आप भी मोमेंटम क्रिएट करो कि हम ऐसा एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक ऐसा हेल्दी फैमिली कल्चर हम स्टार्ट करें। सर क्या जब कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, तो मैंने देखा है सर को हाउ वी कम्युनिकेट्स विद द फैमिलीज, वो जो स्किल है सर के पास में, दैट इज यूनिक स्किल कम्युनिकेशन। अभी आप जस्ट सर करार से आए हैं, कल शाम को आप पहुंचे, कल शाम को कर्नाटक में इनका सेशन था, आज मंथली वंस ये सब है, ये सेशंस होते हैं। तो सर का जो कम्युनिकेशन है आज हम हमारे पास शेयर करने के लिए आए हैं, सर का जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज शेयर करने के लिए आए हैं। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक है प्रिपेयर्डनेस, दूसरा है क्लैरिटी। प्रिपेयर्डनेस, अगर आप एक फार्मर को पूछेंगे तो फार्मर बताएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल। आप सीड को सो करने से पहले एक फार्मर क्या करता है, अपना मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करता है। अगर वो अनप्रिपेयर्ड सॉइल रहेगा, आप अगर हेल्दी सीड्स भी अगर सो करोगे तो आपका सीड स्प्राउट नहीं करेगा, वो उपज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका सॉइल वेल प्रिपेयर्ड है तो आप सीड्स को जस्ट थ्रो द सीड्स इट विल स्प्राउट, ये बढ़ेगा। इस तरह से अगर मेंटली फिजिकली अगर प्रिपेयर्ड है, सर का जो मैसेज सर जो देने के लिए आए हैं वो अगर रिसीव करने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस
दूसरा क्लैरिटी। क्लैरिटी ये है, जब टॉपिक हेल्थ के आते हैं तो हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसमें अगर हम में से किसी को डाउट है, प्लीज फ्री फील टू आस्क द डाउट। आप जो भी सेशन के बाद में आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आप जब ये जो इन्फॉर्मेशन आप किसी और को जब पास ऑन करोगे तो 100% सेम टू सेम जो सर ने हमें दिया वही चीज आप आगे पास ऑन करोगे। इस चीज के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का अगर एक क्लासिक एक इट्स नॉट अ जोक, इट्स एन क्लासिकल लेसन लर्न। वन मैन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक बंदा एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता है, आई विल नॉट नेम द स्टेट। वो बंदा वहाँ पहुंचने के बाद में ही फील्स हंगर एंड उनको जब भूख लगता है तो एक दुकान में जाता है, दुकान वाले से पूछता है व्हाट डू यू हैव टू सैटिस्फाई माय हंगर, मेरा भूख मिटाने के लिए आपके पास क्या है। तो दुकान वाला बोलता है कि अभी तो मेरे पास सिर्फ मसाला वड़ा है। तो वो पूछता है दुकान वालों से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट वड़ा विच विल सैटिस्फाई माय हंगर, वो जो वड़ा का कॉस्ट क्या है जो मेरा भूख मिटा सके। तो दुकान वाला बोलता है सर 10 रुपीज पर वड़ा। तो ही स्टार्ट्स ईटिंग द वड़ा, वो जो अपना वड़ा खाना शुरू कर देता है, एक के बाद 7 वड़ा खा लेता है। इससे सप्त वड़ा न्याय बोलते हैं या लॉ ऑफ 7 वड़ा, 7 वड़ा खा लेते हैं एंड उसके बाद में 10 रुपया अपने पॉकेट से निकाल के उसको दुकान वाले को देता है। तो दुकान वाला बोलता है कि व्हाट यू डूइंग, आपने 7 वड़ा खाया और आप 10 रुपये दे रहे हैं, कॉस्ट 70 रुपीज टोटल। तो वो बंदा बोलता है माई कम्युनिकेशन वॉज वेरी क्लियर, I told you that what is the cost of the vada which will satisfy my hunger. मेरा भूख मिटाने के लिए मैं जो वड़ा है उसका कॉस्ट क्या है मैंने ये पूछा था। तो दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। तो नहीं, उसमें क्या हो गया, पहला 5-6 वड़ा जो खाया था उसमें उनका भूख नहीं मिटा, 7वां वड़ा खाया तो ही इज लॉजिकली करेक्ट एज पर उसने जो कम्युनिकेट किया था उसके हिसाब से दुकान वाला अपने जगह पे सही। तो यहाँ पे हमें ये एग्जाम्पल एक लेसन लर्न एक लेसन है इस इंसिडेंट में, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, एक तो हमें सच्चे मन से फिजिकली मेंटली हमें रिसीव करना है और क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम जो सीख रहे हैं उसमें हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और पिछला 5 साल से मैंने देखा है सब ने जो फैमिलीज को जो भरोसा दिया है और प्रूफ दिए हैं कि कैसे स्टिल आज के ज़माने में भी हम विदाउट मेडिसिन हमारे लाइफ को कैसे लीड कर सकते हैं, ये सब ने जो कम्युनिकेट किया है जो फैमिलीज के साथ में, वो मैंने पर्सनली फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। और मैं चाहता हूँ कि आज अभिजीत सर हमारे सामने इस गैदरिंग को एड्रेस करके आज वो इंफॉर्मेशन पास करें। नाउ हम्बली रिक्वेस्ट अभिजीत बोला सर टू कम हियर एंड एड्रेस द सेशन। थैंक यू। ठीक है, गिरीश सर ने बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया, मुझे अभी इनवाइट किया है, तो मैं अभिजीत और आज हम लोग हेल्थ के बारे में सुनने के लिए यहाँ पे आए हो। टुडे इज संडे और मॉर्निंग में आप आए हो, इसका मतलब है कि हेल्थ का इम्पोर्टेंस आप लोग समझ रहे हो, इसलिए संडे मॉर्निंग को आप यहाँ पे हो एट 11:30। क्योंकि मुंबई में मैंने सुना है कि संडे को लोग बहुत देर से है ना आराम से उठते हैं। तो ये इसका मतलब है कि आप लोग जो है वो हेल्थ का इम्पोर्टेंस जान रहे हो, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। ओके, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूँ, हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों में से आपको अगर एक ही चूज करना है तो क्या चूज करेंगे आप? है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है मगर एक ही चूज करना है तो क्या करेंगे? हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ, है ना, बिकॉज हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, है ना। यू कैनॉट एंजॉय वेल्थ विदाउट हेल्थ, है ना। सब कुछ वेल्थ है मगर ये मत खाओ वो मत खाओ ऐसा हुआ तो यू कैनॉट एंजॉय, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। तो हेल्थ को अगर इंपॉर्टेंट है तो एक बेसिक चीज जो आप लोगों को पता है, मैं अभी और एक बार आपको रिपीट करने जा रहा हूँ। आपने ये स्कूल में पढ़ा है कि हमारा जो बॉडी है वो सेल्स से बनता है ना, सेल्स कोशिकाएं, है ना। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो अलग अलग सेल्स जब एक वन टाइप ऑफ सेल एक साथ आ जाती है तो इसको बोलते हैं टिश्यू, है ना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सो टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हमारा आंख, हमारे बाल, हड्डियां, है ना, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, है ना। सो ऑर्गन्स जब एक साथ आ जाते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं,
जैसे कि डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, है ना, सिस्टम। और सिस्टम जब एक साथ आ जाते हैं तो हमारा बॉडी बनता है। अगर इसको हेल्दी रखना है तो इसका बेसिक यूनिट है सेल्स। जिसका सेल्स हेल्दी है उसका बॉडी हेल्दी रहेगा। तो सेल्स हेल्दी रहे इसके लिए हमारे शरीर में एक व्यवस्था होती है, जिसको बोलते हैं इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। जो भी टॉक्सिक वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकालने की जो व्यवस्था है, इसको बोलते हैं इलिमिनेशन। तो ये इलिमिनेशन प्रॉपर होने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वन इज हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन, सेकंड इज हेल्दी लीवर फंक्शन, एंड थर्ड इज हेल्दी किडनी फंक्शन। ये 3 अगर ठीक काम कर रही है तो इलिमिनेशन प्रॉपर होता है। अभी ये तीनों ने ठीक काम करना है तो क्या जरूरत है उनको दे नीड 40 न्यूट्रिएंट्स, 40 पोषक तत्वों की उनको जरूरत होती है, जो हमें कहां से मिलते हैं? डाइट से, खाने से मिलते हैं, मिलने चाहिए। तो आप में से कितने लोगों को लगता है, इसमें एक एग्जांपल बताता हूं, कैल्शियम इज वन ऑफ देम। कैल्शियम है, 40 में से एक कैल्शियम है, और वी नीड 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम पर डे, है ना। तो ये हर एक का ऐसा है ना। जैसे आयरन का अलग है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग है ना। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो 40 पोषक तत्व है वो जितने चाहिए उतने आप लोग रोज खा रहे हो? ऐसा कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर श्योर कि ये सब मिल रहा है हमको? 2000 कलोरी। कितने लोगों को लगता है कि नहीं मिल रहा होगा शायद, है ना? नहीं मिल रहा होगा शायद, है ना? तो मैं बताता हूं आपको कि 1200 मिलीग्राम कैल्शियम जो है, अगर मैं आपने क्या खाया कल ये पूछता हूं आपको और इससे हिसाब निकालता हूं तो पता चलता है कि आपने कल कितना खाया कैल्शियम। 600 मिलीग्राम कैल्शियम आपके खाने में था मॉर्निंग से लेके रात डिनर तक। तो आपको कितना कम मिल रहा है? दिस इज एवरेज इंडियंस, ये एवरेज इंडियन है। तो 600 मिलीग्राम कैल्शियम रोज कम खा रहे हैं। तो आफ्टर 40 हमें हड्डी का प्रॉब्लम, बोन का प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? अगर नहीं हो रहा है तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस माना जाएगा, है ना। तो ये एक के साथ ऐसा है डिफिशियंसी। अब ये डिफिशियंसी हमें डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? दे वांट अस टू एक्सेप्ट इट बिकॉज अभी तुम्हारा एज हो गया तो ऐसा ही होगा। ये एज के कारण नहीं है, ये डिफिशियंसी के कारण होता है। ओके। दूसरा है ये इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब है हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, है ना। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है तो बाद में आगे जाके इनएडिक्वेट इलिमिनेशन होना शुरू होता है। टॉक्सिक वेस्ट प्रॉपर जो इलिमिनेट होना चाहिए नहीं होता है, तो इसका ट्रेस जो है हमारे सेल्स के ऊपर धीरे धीरे आना शुरू होता है। देन द सेल्स स्टार्ट फंक्शन एबनॉर्मली, सेल्स का एबनॉर्मल फंक्शन शुरू होता है और उसके बाद में हमें जाके डिसीज होते हैं, डिसीज। और ये टाइप से होने वाले जो डिसीज है इनको बोला जाता है डीजनरेटिव डिसीजेस। डीजनरेटिव मतलब पेशींचा ऱ्हास झाल्यामुळे, मतलब सेल्स में प्रॉब्लम आने के कारण जो होते हैं उसको बोलते हैं डीजनरेटिव डिसीजेस। तो कौन से ये डीजनरेटिव डिसीजेस? हार्ट डिसीज इज अ डीजनरेटिव डिसीज, कैंसर इज अ डीजनरेटिव, डायबिटीज, आर्थराइटिस, अस्थमा, ऐसे मोर देन 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजनरेटिव डिसीजेस है। असंसर्गजन्य आजार जो संसर्ग से नहीं होते ऐसे डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसीज इसको ही बोलते हैं। तो ये बढ़ रहा है और न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ द फूड दिन ब दिन क्या हो रही है? कम हो रही है। न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ द फूड, अभी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम क्यों हो रही है? नंबर 1 इज हाइब्रिड, हम जो खा रहे हैं वो हाइब्रिड है। नंबर 2 पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। तीसरा है केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। पहले फार्मिंग सॉइल में 1 ग्राम फार्मिंग सॉइल अगर हम लेते तो इसमें 1 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे। अभी 1 ग्राम फार्मिंग सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट 0 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपली खत्म हो चुके हैं। और ये सबका परिणाम, ये मेजर है, इससे न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हुआ है। बाकी हम जो फास्ट फूड खाते हैं या हमारा लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, इससे दे ऐड ऑन, मगर मेजर ये है। ठीक है, घर में भी अगर हम खाते हैं तो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हुआ है। अगर ये सब हुआ है तो इसमें से कौन सा डिसीज आपको पसंद है? जस्ट किडिंग है। किसी को पता, किसी को कोई डिसीज नहीं चाहिए, है ना। सो लास्ट 20 इयर्स शुड बी हेल्दी, है ना। ये गोल होना चाहिए ना, लास्ट 20 इयर्स मुझे किसी का सहारा लेके नहीं जीना है ना। सबका ये गोल होना चाहिए लास्ट 20 इयर्स। तो इसके लिए तो क्या कर सकते हैं?
तो देर आर 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। हेल्दी रहना तो 4 पिलर है। एक एक्सरसाइज जो रोज करना है एक्सरसाइज। दूसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हमारा एसोसिएशन जो है पॉजिटिव लोगों के साथ रखना है। तीसरा जो है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। और चौथा जो है वो है रेस्ट। जो रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट, 7 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, रात का स्लीप, है ना। कुछ लोग 10 घंटे बेड पे होते हैं मगर वो सो पाते हैं 4 घंटे। किसको सोना किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लीप? मतलब स्लीप किसको बोलेंगे? जस्ट बेड पे आप ऐसे पौड़े, उसको वो नींद नहीं है। तो नींद क्या होती है? नींद कब आती है? आप बेड पे जब, है ना, व्हेन यू गो टू बेड, नींद आ जाती है क्या? है ना। नींद कब आती है? जब आपका सोचना बंद हो जाता है। व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग, तो आप नींद में हो जाते हो। और इसके कारण ही आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है, क्योंकि वो थिंक करके 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 वो दिन भर क्या हो चुका है। तो नींद उसको नींद बोलते हैं। तो ऐसा 7 to 8 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो अभी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन में 5 फूड ग्रुप्स है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये पेट्रोल है गाड़ी का। गाड़ी अभी 2 व्हीलर से बहुत सारे लोग आप में से आए होंगे या जो भी गाड़ी लेके आए आप, उसमें फ्यूल डालते हैं ना। अगर फ्यूल नहीं डाले तो क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी ना, बीच में सड़क में बंद हो जाएगी, है ना। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, पेट्रोल। ये अगर नहीं डालेंगे तो आपको पता है ये हमारी भी गाड़ी बंद हो सकती है। दूसरा है प्रोटीन, है ना। अभी समझ लो कि ऑयलिंग नहीं किया आपने गाड़ी में, ऑयल चेंज नहीं किया तो गाड़ी बंद नहीं होती ना, चलती रहती, इंजन जाम हो जाएगा। बाद में जाके होगा वो, अभी लगे एकदम से नहीं होगा ना। ये पेट्रोल अगर नहीं डालेंगे तो एकदम से बंद हो जाएगा। तो ऐसा ऑयलिंग अगर आप नहीं करते तो गाड़ी बंद नहीं होती, आवाज वगैरह करना शुरू कर देगी, थोड़ा एवरेज कम होगा, गर्म होगी, ये तो होगा, मगर बंद नहीं होती गाड़ी। तो ये है बंद, ये कम हुआ है तो पता चलता है आपको। ये दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, सेकंड थिंग इज प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीन है, ये जैसा ऑयल है गाड़ी का वैसा ही। इससे गाड़ी बंद नहीं होती है मगर वो आवाज करती है, उसका साइज बदल जाता है। ये सब है प्रोटीन के कारण, ओके। तो प्रोटीन। तीसरा जो है फैट्स, और चौथा है विटामिन और पांचवा है मिनरल्स। ये जो है पहले 3, इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब मेजर, और दूसरे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो है गाड़ी का पेट्रोल है, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो शुगर आ जाता है, शुगर फिर ब्लड से जाता है सेल्स में, वहां पे बर्न करके गाड़ी चलती है। प्रोटीन ये बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन कितना चाहिए? हमारा जो बॉडी है पूरा ये प्रोटीन का बनता है, बाल से लेके नाखून से लेके सब कुछ, है ना। सेल, एवरी सेल जो है ना वो प्रोटीन से बनती है, ठीक है। तो प्रोटीन कितना चाहिए? जितना केजी बॉडी वेट उतना ग्राम प्रोटीन, जितना केजी बॉडी वेट उतना ग्राम प्रोटीन। मतलब 50 केजी है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और वो वेजिटेरियन सोल है, दाल और दूध, उसमें 10% होता है, नॉनवेज में 20% होता है। तो हम जब दाल खाते हैं समझ लो 100 ग्राम, तो वी गेट ओनली 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर दाल से हमें प्रोटीन की जरूरत दिन की पूरी करनी है तो हमें 500 ग्राम्स दाल खाना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। नॉनवेज 250 ग्राम्स पर डे, उतना खाने से हमें वो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा होता है प्रोटीन का। मतलब हम लोग प्रोटीन कम खा रहे हैं, ये तो मान्य है सबको। तो हमारा मसल बिल्डिंग किससे होता है? प्रोटीन से होता है। हमारा स्टैमिना किससे होता है? प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन है। दूसरा, प्रोटीन में और एक चीज होती है, प्रोटीन में फैट्स आ जाता है ऑटोमेटिक। व्हेनेवर यू ट्राई टू ईट प्रोटीन देयर इज फैट, है ना। तुम नॉनवेज खाओ उसमें फैट आता है, दूध लियो उसमें फैट आता है, दाल खाओ उसमें फैट आता है। तो फैट एंड प्रोटीन ये एक साथ होते हैं, क्या ओके। तो लो फैट प्रोटीन सोर्स जो है वो अच्छा है, जैसे कि एग व्हाइट, ये प्रोटीन का नॉन फैट नहीं है उसमें, लो फैट प्रोटीन, ठीक है। तो ये सब है मेजर। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा साइंटिफिकली थोड़ा सा, और अभी जब आपको ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा या आपको ये सुन के बोर हो जाएगा तो मुझे बताओ, तो मैं बंद करूंगा, है ना। अभी आप चेयर्स है, कल हमने सेशन लिया, वहां पे लोग नीचे भी बैठे थे। तो आपको लगे कि मैं बंद करूं, उससे पहले मैं बंद करूंगा, डोंट वरी, है ना। सो स्टार्ट थोड़ा सा देखो कि हार्मोनल हेल्थ, है ना। हार्मोन्स आपको पता है,
हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स का काम क्या होता है पता है आपको? हार्मोन्स का जॉब क्या होता है? ऐसा क्या हार्मोन्स का होता है? हार्मोन्स का काम होता है कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारे बॉडी में वी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स, तो उन सेल्स को अगर काम करना है, जैसे कि एक यूनिट एक फैक्ट्री है, वहां पे अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनको फैक्ट्री में प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। वैसे ही हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और ये कम्युनिकेशन के लिए होते हैं हार्मोन्स। एंड एक हार्मोन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, इकोसिनाइड्स। ये इकोसिनाइड इज द फर्स्ट हार्मोन डेवलप्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पहला हार्मोन आया उसका नाम है इकोसिनाइड्स। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आया और आप प्रैक्टिस में डालोगे तो आई कैन गारंटी यू 99.9% आपको ये जो डीजनरेटिव डिसीज है नहीं आएंगे आपके पास। ओके, इकोसिनाइड्स कैसे बनते हैं ये देखेंगे, उसका सिंथेसिस कैसे होता है। सो इकोसिनाइड्स दो टाइप के होते हैं और दो अलग अलग फैट से ये बनते हैं। तो पहला फैट है ओमेगा 6 फैट्स। तो आज आपने फैट तो खाते हैं, कौन सा फैट खाते हैं? क्या कौन सा फैट यूज करते हैं घरात आपण? तो कौन सा फैट यूज करते हैं किचन में? सूर्यफूल। तो सूर्यफूल जो है सनफ्लावर इज ओमेगा 6 फैट, उसमें ज्यादातर ओमेगा 6 होता है। और कौन सा यूज करते हैं? ग्राउंडनट, इसमें क्या होता है? 6 मोस्टली ओमेगा 6 होता है। दूसरा हाँ, उस कस्टर्ड ऑयल, इस मस्टर्ड अच्छा राइस तेल, उसमें भी ओमेगा 6 होता है। जो भी हम किचन में यूज कर रहे हैं आज, उसमें ज्यादातर की क्या होता है? ओमेगा 6 फैट्स। ऑलिव ऑयल छोड़ के, ऑलिव ऑयल में ओमेगा 6 नहीं होता है। तो ये ओमेगा 6 जो है, ओमेगा 6 से बनते हैं आर्चुरोनिक एसिड। इसका कन्वर्जन बॉडी में जाने के बाद होता है आर्चुरोनिक एसिड में, एंड आर्चुरोनिक एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बैड इकोसिनाइड। बैड इकोसिनाइड ऐसा वो समझने के लिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं बैड इकोसिनाइड। अभी ओमेगा 6 का कन्वर्जन आर्चुरोनिक एसिड में होने के लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसको बोलते हैं इंसुलिन। अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है तो थोड़ा भी अगर हम ओमेगा 6 खाते हैं तो उसका कन्वर्जन डायरेक्टली आर्चुरोनिक एसिड में होता है। अगर ये इंसुलिन नहीं है ज्यादा हमारे खून में तो ओमेगा 6 का कन्वर्जन आर्चुरोनिक एसिड में ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो कौन बढ़ाएगा आर्चुरोनिक एसिड? इंसुलिन। जब भी इंसुलिन बढ़ेगा आर्चुरोनिक एसिड बढ़ेगा, तो आर्चुरोनिक एसिड से बैड इकोसिनाइड बनता है। बैड इकोसिनाइड व्हाट दे डू? बैड इकोसिनाइड क्या करते हैं? बैड इकोसिनाइड प्रमोट ब्लड क्लॉट्स। ब्लड में क्लॉट जो है इसको प्रमोट करते हैं। बैड इकोसिनाइड प्रमोट वैसो कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है बैड इकोसिनाइड प्रमोट सेल डिवीजन, ज्यादा सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें बैड इकोसिनाइड से होती है। और एक दूसरा फैट एक है, उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैट्स, और इसका सोर्स है फिश ऑयल, कोल्ड वाटर फिश ऑयल, है ना। कोल्ड वाटर फिश मतलब जो फिश ठंडे पानी एरिया में रहते हैं उनमें ज्यादा ओमेगा 3 होता है। और ये फिश से ओमेगा 3 से इकोसापेंटेनिक एसिड बनता है, और इकोसापेंटेनिक एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर गुड इकोसिनाइड, जिससे गुड इकोसिनाइड बनते हैं। और गुड इकोसिनाइड इससे अपोजिट करते हैं। ये ब्रेन फंक्शन को डिप्रेस करता है। कभी कभी ब्रेन को डिप्रेस करना भी जरूरी होता है, तो ये डिप्रेशन का काम कौन करता है? बैड इकोसिनाइड। ये क्या करते हैं? ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ऐसा गुड एंड बैड इकोसिनाइड का है। अभी हम देखेंगे हार्ट डिसीज के बारे में। सो ये बेसिक है, आपको पता चले, सो दैट हार्ट डिसीज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है अभी हम देखेंगे। सो हार्ट डिसीज इज नंबर 1 किलर। हार्ट डिसीज से सबसे ज्यादा लोग आज जिनका ये होता है वो सबसे ज्यादा हार्ट डिसीज के कारण होता है। तो हार्ट डिसीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले कि हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कब जाते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास? ब्लॉकेज होता है तब जाते हैं। उसको बोलते हैं क्या? रिएक्टिव अप्रोच। हमारा अप्रोच कैसा है? रिएक्टिव। जब कुछ हो जाता है तो हम एक्शन में आ जाते हैं। हम अच्छे से अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, है ना। इकड़े दुखते हैं, छाती दुखते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहले करता है डायग्नोसिस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। जो भी हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर्स है उसको डायग्नोस करता है। तो कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिसीज के लिए? रिस्क फैक्टर नंबर 1 इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ये चेक करता है डॉक्टर, डायग्नोसिस।
अगर प्रॉब्लम है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू करता है। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को चेक करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो स्टैटिन नाम का एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग आपको शुरू कर देता है। तीसरा वो चेक करता है आपको ओबेसिटी है क्या और डायबिटीज है क्या। डायबिटीज एंड ओबेसिटी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज। अगर आप ओबेस हो तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। चौथा जो चेक करता है वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो तो यू हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। और पांचवा जो है इसको बोलते हैं आर्टेरियल ब्लॉकेजेस। आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है क्या, ये चेक करता है डॉक्टर। और ये चेक करने के बाद, डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। अगर ये आर्टेरियल ब्लॉकेज है तो फिर वो ग्राफी वगैरह कर देते हैं। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द हाई ब्लड प्रेशर। ओके, हाई ब्लड प्रेशर में दो वैल्यूज होते हैं, वन इज हायर एंड अदर इज लोअर, 120/80। सो 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब व्हेन हार्ट इज पंपिंग द ब्लड इन द सिस्टम, तो जो प्रेशर बढ़ता है ना, ज्यादा प्रेशर होता है पाइप पे, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। ऑब्वियसली वो ज्यादा होना चाहिए पुश के लिए हार्ट का, तो प्रेशर बढ़ता है। व्हेन हार्ट इज नॉट फोर्सिंग द ब्लड इन द सिस्टम, तो ये 80 होना चाहिए। हार्ट ने भी पुश नहीं किया है तो 80 प्रेशर होना चाहिए। मगर जब ये 120 से हो जाए 150, तो ये सजेस्ट क्या करता है, ये सजेस्ट करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ योर ब्लड वेसल, आपका ब्लड वेसल का इलास्टिसिटी कम हुआ है। ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 150 हुआ, मतलब यू हैव लॉस्ट इलास्टिसिटी, व्हिच इज ज्यादा जरूरत, उसको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस इलास्टिसिटी कम हुआ है। दूसरा है ये डायस्टोलिक रीडिंग। ये कंसर्न होता है कार्डियोलॉजिस्ट को, ज्यादा इसकी चिंता होती है, क्योंकि अभी हार्ट पुश नहीं कर रहा है तो भी ये 180 से 100 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस है, आतून भरलेले आहेत रक्त वगैरे, आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस या बैड प्लम्बिंग। ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल होता है, इसका ज्यादा कंसर्न है। ये अगर समझ लो 90 to 105 है डायस्टोलिक रीडिंग, ये 80 का 90 हो गया, 90 to 105 ये है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये 105 से ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं मॉडरेट हाइपरटेंशन। 105 से ज्यादा है डायस्टोलिक रीडिंग, मॉडरेट हाइपरटेंशन। 115 है तो इसको बोलते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। 130 हो गया मिलिजेंट हाइपरटेंशन। 115 कार्डियोलॉजी, 105 से ज्यादा है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डैमेज इज लाइकली टू हैपन, हो सकता है कि आपको कोई आगे जाके डैमेज हो। 115 है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है आगे जाके। 130 है तो इट इज मिलिजेंट, आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, डेथ हो सकती है। तो 105 से ऊपर यू नीड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ब्लड प्रेशर कमी करायच्या गोळ्या कधी पाहिजेत 105 के बाद। मगर 90% ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सेल जो है वो 105 से 90 to 105, जिनका ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 90 to 105 है, उनको 90% ड्रग सेल होता है। जो टोटल ड्रग सेल होता है उसमें 90% इन लोगों को है जिनको उसकी एक्चुअली में जरूरत नहीं है। तो ये क्यों दिया जाता है, बंद किया जाए तो क्या होगा, वो क्रैश हो जाएगा सब। वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी वी विल सी व्हाई हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप याद करो बैड इकोसिनाइड। बैड इकोसिनाइड में एक है थ्रोम्बोक्सिन A2, उसका नाम क्या है, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये बैड इकोसिनाइड है, थ्रोम्बोक्सिन A2 इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट। ये वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला पावरफुल एजेंट है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट। ये वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है और वेसल का डायमीटर कम होता है, नैरो होता है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, प्रमोट करता है ब्लड क्लॉट को। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रमोट ब्लड क्लॉट्स, तो इससे चांसेस होते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, सो थ्रोम्बोक्सिन, आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका रीजन क्या है, इनएक्सोरेबल बिल्डअप ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 इज अ बैड इकोसिनाइड। मैंने बताया आपको बैड इकोसिनाइड कैसे बनता है आपके बॉडी में, ओमेगा 6
get converted into arachidonic acid. When it get converted into when you have elevated insulin levels, जब आपका इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है तब, और इंसुलिन लेवल कब ज्यादा होता है, इंसुलिन लेवल क्या कब बढ़ता है, इंसुलिन कभी बढ़ता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि शुगर जब आपके ब्लड में बढ़ता है तो उसको कम करने का काम है इंसुलिन का, रेगुलर काम है, सब में होता है। मगर हमारा खाने में क्या होता है, हम हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो खून में शुगर बहुत तेजी से छोड़ते हैं, जैसे कि राइस, चपाती, भाकरी, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब आपके ब्लड में शुगर बहुत तेजी से छोड़ने वाले कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो आपके ब्लड में शुगर को बहुत स्लोली लाते हैं। तो यू डोंट नीड इंसुलिन, ज्यादा इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। इंसुलिन की जरूरत तब ज्यादा होती है जब आप बहुत तेजी से आपके ब्लड में शुगर आता है। और जब आप छोटे होते हो देन योर इंसुलिन इज वेरी सेंसिटिव। व्हेन यू आर 40 यू लूज इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि आप बार बार ऐसा खाना खा रहे हो जो हाई ग्लाइसेमिक है। तो इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम होता है, मतलब यू नीड मोर इंसुलिन। समझ में आ रहा है ना? इंसुलिन थोड़ा है तो आपके सेल्स के दरवाजे वो खोलता है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ज्यादा है। मगर इंसुलिन लूज सेंसिटिविटी जब आप 40 तक आते हो, आपके लाइफस्टाइल के कारण उसका सेंसिटिविटी लूज होता है, तो यू नीड मोर इंसुलिन। तो आपके ब्लड में इंसुलिन की लेवल बिल्डअप होनी शुरू होती है। और वो कैसे पता चलता है आपको? यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ यू सेंट्रल ओबेसिटी, आपका जो भी वेट है वो अगर बेली फैट में है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, बीच में ओबेसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है, इसका ये प्रूफ है। यू कैन गो फॉर ब्लड टेस्ट ऑल्सो, क्या आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी कर सकते हो, उससे पता चलता है कि आपका इंसुलिन ज्यादा है या नहीं। तो इंसुलिन ज्यादा है, ये क्यों पड़ता है बेली फैट? इंसुलिन के कारण। सो व्हाई वी गेट फैट? क्यों फैट होते हैं? बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप कितना भी दौड़ो, कितना भी एक्सरसाइज करो, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपका फैट कम नहीं होगा। तो आपको अगर फैट कम करना है तो सबसे पहले किसको कम करना है? आपको ग्लाइसेमिक इंसुलिन को कम करना है। इंसुलिन कम हो गया तो आपका फैट गायब हो जाएगा, बिकॉज इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन। ये क्या करता है? ब्लड को शुगर से निकाल के उसको कहां पे स्टोर करता है? आपके बेली पे, आपके थाइस पे, सीट पे, यहाँ पे जाके वो स्टोर करता है। बस स्टोर नहीं करता है, उसको लॉक कर देता है, वो फिर से यूज नहीं कर सकता अगर इंसुलिन ज्यादा है आपके ब्लड में। तो इंसुलिन कम है तभी यू कैन यूज द स्टोर्ड फैट्स फॉर एनर्जी। ठीक है, तो अभी मैंने ओबेसिटी के बारे में बता दिया आपको। हम हार्ट डिसीज के बारे में बोल रहे थे। इंसुलिन बढ़ता है तो बैड इकोसिनेट बढ़ता है, बैड इकोसिनेट बढ़ता है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो अभी इसके कारण ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा एक है गुड इकोसिनेट जिसका नाम है PGE1, प्रोस्टोग्लैंडिन E1। PGE1 इज अ गुड इकोसिनेट। तो ये क्या करता है? इज अ पावरफुल वैसो डायलेटिंग एजेंट। ये क्या करता है? वेसल को डायलेट करता है, उसका डायमीटर बढ़ाता है। तो वेसल का डायमीटर बढ़ाता है तो ब्लड प्रेशर विल कम डाउन, है ना? तो इसके लिए प्रोस्टोग्लैंडिन E1 जरूरी है। दूसरा है प्रोस्टोग्लैंडिन E1 क्लैंप ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के प्रोडक्शन को वो कम करता है। कम PGE1। तो इंसुलिन कम हुआ तो थ्रोम्बोक्सिन A2, बिकॉज थ्रोम्बोक्सिन A2 इज अ बैड इकोसिनेट, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 कम होगा। तो इंसुलिन कम करने के फायदे देखो, थ्रोम्बोक्सिन A2 कम होगा, प्रोस्टोग्लैंडिन E1 बढ़ेगा, और उसका कंबाइंड रिजल्ट क्या आएगा? योर ब्लड प्रेशर विल गो डाउन। तो इसको लिए क्या खाना है? AWS क्लब एक डाइट रिकमेंड करता है। जो डाइट क्या है? लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स। लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वाटरी फ्रूट्स। मैंगो के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, है ना? वाटरी फ्रूट्स जिसमें पानी ज्यादा है, ऐसे फल और सब्जियां, उसको ज्यादा खाओ, उससे एनर्जी आएगा, शुगर आएगा। इसमें भी शुगर होता है, तो ये शुगर अच्छा है। राइस से आने वाला शुगर, पोटैटो से आने वाला शुगर, इससे ये शुगर अच्छा है। ठीक है, तो ये शुगर का काम करेगा, मतलब फ्यूल, पेट्रोल।
है ना। अभी दूसरा है लो फैट प्रोटीन। आपको प्रोटीन कौन सा खाना है? लो फैट प्रोटीन। लो फैट प्रोटीन का सोर्स अच्छा कौन सा है? फिश है। मगर फिश हम बनाने में क्या यूज करते हैं? फिर बहुत सारा ऑयल यूज करते हैं। तो एग व्हाइट है, एग व्हाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ लो फैट प्रोटीन। दूसरा है चिकन, उससे अच्छा है, उससे थोड़ा सा मतलब कम क्वालिटी वाला मगर ओके इज चिकन। और न्यूट्रलाइट हमारा एक हम वी प्रमोट वन फूड सप्लीमेंट एंड दैट इज न्यूट्रलाइट। मगर इट डिपेंड्स कि आपको कितना खाना है, ये आपका हर एक का आपके लाइफस्टाइल पर, आपका एक्सरसाइज कितना कर रहे हो उसके ऊपर हर एक का एक टेलर मेड होगा। सो दैट क्लब कैन रिकमेंड यू इफ यू गिव अस योर इंसुलिन रिपोर्ट। अगर आपका इंसुलिन कितना, ये रिपोर्ट आप क्लब को देंगे, क्लब को रजिस्टर करेंगे, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है हार्ट डिसीज का नंबर 1 जो है ये। अभी विल गो टू द सेकंड रिस्क फैक्टर एंड दैट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कहां पे बनता है आपको पता है? कहां पे कोलेस्ट्रॉल बनता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है। तो हम क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है इसमें मत खाओ, ये मत खाओ, तो ये खाने से कोलेस्ट्रॉल कम भी नहीं होता है और ना वो बढ़ता भी है। कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, जो भी कोलेस्ट्रॉल बनता है लीवर में बनता है। 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है। टोटल आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसमें 80% इज लीवर। तो लीवर में एक HMG CoA रेड्यूक्टेज, HMG CoA रेड्यूक्टेज एक एंजाइम है जो एंजाइम लीवर से कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। अगर ये एक्टिवेट है, एक्टिवेटेड, ये HMG CoA रेड्यूक्टेज एक्टिवेटेड, तो यूर लीवर विल मेक मोर कोलेस्ट्रॉल। जिसका एक्टिवेशन कम हो गया तो आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वी गो टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली देता है हमको। कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली स्टैटिन होती है, और स्टैटिन क्या करती है? HMG CoA रेड्यूक्टेज को इनहेबिट करती है। तो इसको इनहेबिट किया तो आपका लीवर ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगा, बहुत सारा कम हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। मगर इसका इफेक्ट क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो गॉड ने बनाया है, तो इसको बहुत ज्यादा कम किया तो होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल से हमारे अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन में एक है ईस्ट्रोजन, है ना, फीमेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो ये हार्मोन बनना कम हो जाएंगे और उसका बहुत बैड इफेक्ट, बहुत ही गलत इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। तो ये है स्टैटिन के साइड इफेक्ट। सो HMG CoA रेड्यूक्टेज इज ऑल्सो अंडर हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं नेचुरली। अगर इंसुलिन ज्यादा है तो HMG CoA रेड्यूक्टेज एक्टिवेट होता है। अगर इंसुलिन कम है और ग्लूकागॉन एक्टिवेटेड है, ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन इज मोबिलाइजेशन हार्मोन। ग्लूकागॉन कब आता है? देखो, जब आपका कार्बोहाइड्रेट कम खाते हो, चपाती भाकरी भात कम ही खा लो, आपके ब्लड में शुगर कम हो जाएगा। दूसरा, आप लो फैट प्रोटीन खा रहे हो, लो फैट प्रोटीन खाया तो भी शुगर तेजी से खून में नहीं आता। तो ये जो शुगर कम हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अभी उसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि शुगर ज्यादा कम हो गया तो आपको ब्रेन को शुगर चाहिए। तो उसको मैनेज करने के लिए एक हार्मोन एक्टिवेट होता है, उसको एक्टिवेट, लो फैट प्रोटीन अगर खा रहे हो आप तभी वो एक्टिवेट होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करता है? इज बायोलॉजिकल अपोजिट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का ये अपोजिट है। ये क्या करता है? स्टोर्ड फैट को रिलीज करता है फॉर एनर्जी, वो कन्वर्ट करके उसको ब्लड का जो शुगर कम हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करता है, तब जाके आपका बेली फैट लूज होना शुरू होता है। ठीक है, ये ग्लूकागॉन जो है ये HMG CoA रेड्यूक्टेज का एक्टिवेशन कम करता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। समझ में आ रहा है? विदाउट स्टैटिन एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स। अभी स्टैटिन का साइड इफेक्ट क्या है? देखो, स्टैटिन का साइड इफेक्ट होता है, स्टैटिन अगर आप खा रहे हो रेगुलरली तो आपका आर्चुरानिक एसिड डायरेक्टली बढ़ेगा, और आर्चुरानिक एसिड बढ़ेगा तो थ्रोम्बोसिनेटो बढ़ेगा, तो क्लॉट बढ़ेगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल खाने से, कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है मगर डेथ रेट कम नहीं होता है। ब्लड प्रेशर की गोली खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है मगर डेथ रेट कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने बताया आपको, एक ट्रायल नहीं बताया मैंने आपको, एक ट्रायल हुआ था ब्रिटेन में 17,000 लोगों के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर 90 to 105 था, और उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी गई थी। उसमें से आधे लोगों को दी 17,000 में से,
और आधे लोगों को नहीं दी। तो 2 महीने के बाद इन दोनों का ब्लड प्रेशर चेक किया, तो चेक करने के बाद पता चला कि जो लोग दोज हु आर ऑन टैबलेट, हाई ब्लड प्रेशर की गोली जो ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ। जो नहीं ले रहे उनका ब्लड प्रेशर उतना ही रहा, मतलब कम नहीं हुआ। इससे क्या साबित होता है? जो गोली ले रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, मतलब ये गोली ब्लड प्रेशर कम करती है, ये साबित हो गया। मगर 2 साल के बाद मोर्टेलिटी चेक की गई दोनों ग्रुप की, यहाँ पे कितने मरे, यहाँ पे कितने मरे, तो पता चला दोनों ग्रुप में सेम डेथ हुई है। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर का जो गोली ले रहे हैं हम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उससे डेथ रेट कम नहीं होता है। क्यों किया? ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लड प्रेशर कम होता है मगर डेथ उतना ही होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर की गोली है ये इंसुलिन को बढ़ाती है, इसका साइड इफेक्ट है आगे जाके। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से क्या होता है? इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है तो बैड इकोसिनेट बढ़ता है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बढ़ता है, तो क्लॉट बढ़ते हैं, ठीक है, तो हार्ट अटैक उनको भी आता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज ऑल दिस। ये मैंने अभी ओबेसिटी हो गया, इसमें हाई ब्लड हाई कोलेस्ट्रॉल बताया मैंने, ये बताया स्मोकिंग इज बैड, इसको बंद करना है। ये जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है उसमें भी जो है थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ऑल्सो। तो बैड इकोसिनेट से हम सब ये जो आपके रिस्क फैक्टर्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये बैड इकोसिनेट आपका हर एक जो वो रिस्क फैक्टर है, जैसे कि कैंसर के लिए, कैंसर क्या है, इम्यूनिटी जो होती है हमारी, एक 5 मिनट बात कर सकते हैं ना अभी, फिनिश कैंसर, फिर रुकेंगे हम। नेचुरल किलर सेल्स होती है हमारे बॉडी में, इम्यूनिटी की सेल्स, उनको बोलते हैं NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करती है? ये दे आर ऑलवेज ऑन द सर्च ऑफ कैंसरस सेल। आपके बॉडी में किधर कैंसर का सेल दिखता है क्या? ये 24/7 ये काम करती है, और जहां पे भी कैंसर की सेल दिखती है इसको, ये उसको गॉबल कर जाती है और आपके बॉडी से बाहर फेंक देती है। इसीलिए हमको कैंसर नहीं होता है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू, किसको ग्रेटफुल होना है हमको? नेचुरल किलर सेल को। नेचुरल किलर सेल किसकी है? इम्यूनिटी की है। इसलिए बोलते हैं कि जब इम्यूनिटी कम होती है तो कैंसर बढ़ता है। ये नेचुरल किलर सेल का इम्यूनिटी कौन कम करता है? देखो अभी मैंने पहले बताया था PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन E1, अभी है PGE2, ये बैड इकोसिनेट। PGE1 इज अ गुड एंड PGE2 इज अ बैड। सो ये जो PGE2 जो है ये नेचुरल किलर सेल के एक्टिवेशन को इनहॅबिट करता है। नॅचरल किलर सेल एकदा इनहॅबिट झाल्या की कॅन्सरची पेशी सापडणार, तो एक कैंसर की सेल से 2 से 4 कैंसर बढ़ना शुरू होता है। तो बढ़ने के बाद इसका एक छोटा सा ट्यूमर बनता है। तो ट्यूमर बनने के बाद इस ट्यूमर को कैंसर की जो भी सेल्स है वो बहुत काय म्हणायचं, खादाडला काय म्हणायचं, बहुत खाता है उसको, खाना ज्यादा चाहिए। जो भी शुगर है आपके खून का वो पूरा आपकी तरफ खींचना चाहती है, बिकॉज उसको ग्रो करना है तेजी से। तो ये इसके लिए आपके बॉडी से एक अलग सा पाइपलाइन, खास ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल एक नया स्प्राउट होता है और वो इसको डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करने लगता है। और इसमें इसका मदद कौन करता है? टू स्प्राउट द न्यू ब्लड वेसल इज लिकोट्रिन। लिकोट्रिन इज ऑल्सो अ बैड इकोसिनाइड। ये लिकोट्रिन बैड इकोसिनाइड ये हेल्प करता है आपके ट्यूमर को नया पाइप डायरेक्टली उसको ब्लड देने का। तो यहां से बहुत सारा शुगर, जो भी शुगर आप, इसलिए कैंसर के पेशेंट ने शुगर बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा खाना नहीं खाना है कि जिससे उसके बॉडी में शुगर बढ़े, बिकॉज कैंसर की तरफ ये सब जाता है। और बहुत ये डायरेक्टली हो गया तो फिर उसका स्पीड जो है बढ़ने का वो बहुत तेज हो जाता है। इसका रीजन है लिकोट्रिन। और अभी इसके बाद में लास्ट स्टेज में कैंसर जाता है, मतलब उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि ये एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन में फैलना शुरू होता है। समझ लो ये ब्रेस्ट कैंसर है तो ये ब्रेस्ट में लिमिटेड होता है, मगर जो लास्ट स्टेज में होता है ये ब्रेस्ट से कहां पे भी बोन में जाता है, तो दूसरी जगह पे जाता है, ब्रेन में जा सकता है। तो ये जो कैपेसिटी उसमें आती है उसको बोलते हैं मेटास्टैटिस। हो ये कैपेसिटी उसमें लाने के लिए दूसरा एक बैड इकोसिनाइड है, उसका नाम है H2M2, ऐसा एक नाम मैं इसका थोड़ा भूल रहा हूं। तो ये भी बैड इकोसिनाइड है।
और ये बैड इकोसाइड क्या करता है, जो भी इसका सेल्स गिरता है ब्लड में, तो ये ब्लड के साथ बहने लगते हैं कैंसरस सेल्स। तो आगे जाके आपके बॉडी के दूसरे एरिया में इसको फुट होल्ड म्हणजे पाय रोडने, है ना, दूसऱ्या ठिकाणी जाऊन वो पाय वो फुट होल्ड कर सकता है। तो फुट होल्ड करने के लिए 12-HETE, इसका नाम है 12-HETE, हाइड्रोक्सिलेटेड, ऐसा नाम है उसका 12-HETE। तो ये आगे जाके फुट होल्ड करना है, तो फुट होल्ड करने के लिए जो जगह है उसकी, वो जगह बनाता है 12-HETE, और वहां पे वो फुट होल्ड करता है, तो आपके बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो मुझे बताने का क्या है, टू प्रिवेंट कैंसर एंड टू ट्रीट कैंसर, आपको क्या एक ही चीज करनी है, क्या करनी है, आपको इंसुलिन लेवल कम करना है और बैड इकोसाइड का प्रोडक्शन कम करना है। ओमेगा-6 थोड़ा कम करो, इंसुलिन पूरा कम करो, तो ये सब जो लिकोट्रिन है, PGE2 है, 12-HETE है, इसका प्रोडक्शन कम होगा और गुड इकोसाइड का प्रोडक्शन ओमेगा-3 से बढ़ेगा। ओमेगा-3 विल आल्सो हेल्प टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ बैड इकोसाइड, ठीक है। तो इससे जिसको कैंसर हुआ है इसको भी यही करना है, प्रोटीन देना है, लो फैट प्रोटीन, शुगर वाला बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि उसका स्प्रेड ज्यादा होता है शुगर के कारण। तो ये है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। दूसरा है कि जिसको ब्लड प्रेशर का टैबलेट शुरू है, ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा है, तो क्या होता है, इंसुलिन आगे जाके बढ़ेगा, ये साइड इफेक्ट है उसका। तो इंसुलिन कम करना है तो यू हैव टू फॉलो AWS क्लब डाइट एंड ओमेगा-3 का डोज विल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल जो है उसके ऊपर, वो डोज AWS क्लब आपको बता सकता है। एंड यू कैन ज्वाइन द क्लब एंड वी नीड पीपल दोज हु कैन स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन टू ज्यादा लोगों को, सो दैट वी कैन इरेडिकेट ऑल दिस डिसीजेस, है ना। ये हो सकता है। और ये 21st सेंचुरी का जो मेडिसिन है ये है, आप कितने लोगों का पाँव कट करोगे, डायबिटीज होता है, तो ये आपको, और जो खाना खा के हम मतलब ऐप से ह्यूमन बने वही खाना हमें खाना चाहिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर जब से कर रहे हैं तभी से चपाती भाकरी ब्रेड बिस्किट आया ना। तो वी आर इन एग्रीकल्चर फ्रॉम लास्ट 10,000 years ओनली, और हम ये पृथ्वी के ऊपर कब से है, 1.5 लाख ईयर से, 1.5 लाख सालों से हम हैं, और हम बस लास्ट 10,000 सालों से ही चपाती खा रहे हैं, 10,000 साल भी नहीं हुए। तो उसके पहले जो हम खाना खाए सबसे ज्यादा, 1 लाख साल तक हम जो खा रहे थे वही हमने खाना चाहिए। तो वो क्या है, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लो फैट प्रोटीन, ठीक है। सो विद दिस आई हैव डन, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि हम 40 साल, 50 साल, 60 साल, इसके बाद में हमारा क्षमता इतना ही है, हमारा लिमिटेशन इतना है, 40 के बाद में मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। ये सब हम पहले से हमारा बाउंड्री सेट कर लेते हैं। तो सर ने हमें सिखाया कि क्रॉस द बाउंड्री, आप बाउंड्री क्रॉस करो और वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज को समझो, पॉसिबिलिटीज को समझो कि आज भी हम उस तरह से जी सकते हैं जहाँ पे हमें किसी भी मेडिसिन का, किसी भी टाइप ऑफ मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, और एनी लाइफ डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ मेडिसिन इज नॉट ए गुड वे ऑफ लिविंग। ये हमें सर ने सिखाया। थैंक्स सर। हम आपका ये जो मोमेंटम है उसको हम आगे और बढ़ाएंगे, और आई एम श्योर दैट आप लोगों को भी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपका सेशन ऐसा रियल, जो पहली बार मैंने जब आपका सेशन सुना था तो एक ऐसा ट्रिगर आया था, एक क्लिक हो गया था, एक स्पार्क आ गया था लाइफ में। वो स्पार्क आई एम श्योर दैट सभी के जो भी सुनेगा आपका लेक्चर को उनको स्पार्क जरूर आएगा, और आगे जाके इस स्पार्क को बहुत बड़ा मोमेंटम बना के आगे हम इसको बढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट। और आप सभी को आज संडे होने के बावजूद भी यहाँ पे आके आपने अपना पेशेंसली लेक्चर को अटेंड किया, इसके लिए आपको थैंक्स। और आज स्पेशल थैंक्स टू बालू सर एंड फैमिली, जिनका ये अभी जो कृष्णा एजुकेटर्स के प्रोपराइटर है, प्रेजेंटली इस प्लेस के वो ओनर है, उन्होंने हमें परमिशन दिया ये सेशन कंडक्ट करने के लिए। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, और थैंक्स अभिजीत सर आप आने के लिए। और हमारे जो इमीडिएट अपलाइंस है मिस्टर गणेश राव फ्रॉम कामोटे एंड आनंद जी फ्रॉम कामोटे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस मोमेंटम को न्यू पनवेल में और पनवेल एरिया में आगे बढ़ाने का। मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए गणेश जी आगे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
सभी को नमस्कार। नाम है गणेश वर्मा, बाय प्रोफेशन इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। मेरा वेट 92 kg था। जो सर ने डाइट बताया ना, इंसुलिन को कंट्रोल करना है, मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, करके अभी मेरा 75 kg है। ये रिजल्ट है मेरा और मेरे फैमिली का बहुत सारे रिजल्ट है। जो सर को जो बताया है उन्होंने डाइट पर बताया है, इंसुलिन कैसे कंट्रोल करना है, जो बताया उन्होंने हम लोग को पूरा फॉलो किया है। थैंक यू इज द बेस्ट। आनंद जी प्लीज थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नाम अमित पांडा है और कामोटे से। और बताना चाहता है कि हम 5 साल से हमारा पूरा फैमिली HW साथ में जुड़ा हुआ है और उसमें हमारा फैमिली को बहुत सारा फायदा खुद को तो हुआ है। मेरा मम्मी का एक बहुत सारा रिजल्ट है। मम्मी को पर्टिकुलर उसको पैरालिसिस हुआ था, तो 2 साल पहले वो एकदम एक हाथ उसका पूरा टोटल पैरालिसिस हुआ, कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा जो सर ने डाइट फॉलो किया, HW जो डाइट फॉलो किया, हमने वो फॉलो करने के बाद में विद इन 15 डेज में इतना रिजल्ट है कि डॉक्टर ने बोला आपको एटलीस्ट 1 ईयर तक उसका कुछ फंक्शन ही नहीं होगा। तो मैं तो खुद ही डर गया था कि सर हो सकता है कि नहीं, लेकिन सर ने बताया कि आप खाली सिंपली डरने का जरूर नहीं है, आप खाली डाइट फॉलो करो। जो HWS का जो पर्टिकुलर उन्होंने सप्लीमेंट और बाकी सारा चीजें हमने फॉलो किया, विद इन 15 डेज में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैं खुद इतना मतलब मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम एक क्लब में जुड़े हुए और उसका आज पूरा एकदम क्योर है। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि वो बैक करेगा, एकदम नॉर्मल है, क्योंकि उसी टाइम पे वो हमको पहचान नहीं पाया। मैं कौन हूँ वो भी उसको बता नहीं पाया कि मैं वो पूछ नहीं रहा थी। उसको पूछेगा नाम क्या तो बोल सकते हैं नहीं जानता, तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अभी इतना एकदम हेल्दी है और हमारा पूरा फैमिली हेल्दी है, तो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं क्लब को और मेरा ऑफलाइन और हमारा गणेश सर और सर जो है, और हम बहुत थैंक यू सो मच सर। करने के लिए वो इंसुलिन का टेस्ट करके दे कैन ज्वाइन द क्लब। सर क्या कहना चाहते हैं, जो भी अगर क्लब ज्वाइन करना चाहता है आप या आपका जो रिलेटिव है या फ्रेंड्स किसी को आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आपका फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट एक बार करवा ले, उसका रिपोर्ट लेके आके देन सर और क्लब के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसे आगे लीड करना है, कैसे डाइट को कंट्रोल करना है। और एट द लास्ट एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा मैं कि बालू सर जो हमारे जो यहाँ के कृष्णा एजुकेटर्स के प्रोफेसर हैं, वो DY पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। और DY पाटिल स्टेडियम में अभी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम आए हुए हैं 2 T20 मैच का। उनका 9th को एक मैच हो गया, अभी आज शाम को एक मैच है शाम को 7 बजे। उनका उन्होंने फ्री पासेस हमारे क्लब के लिए अरेंज किया है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है स्टेडियम में आज शाम को मैच देखने जाना चाहता है तो उनके लिए आज फ्री पासेस यहाँ पे अवेलेबल है। With this, I am done with. I am thankful to all of you. Thank you everyone. एक ग्रुप फोटो हम यहाँ पे ले लेंगे। Thanks a lot. Thank you.